सही जवाब देने वाले बच्चों। तो यहाँ पर अगर बात करें चर्चनामा के बारे में तो याद रखेंगे अरबों की सिंध विजय के बारे में आपका यहाँ पर लिखा गया अली अहमद के द्वारा बच्चों से इस किताब की बच्चों क्या की गई रचना की गई, इतनी बात यहाँ से आप लोग बच्चों क्या रखेंगे याद रखेंगे। एक एक करके सभी के बारे में बात करें, जैसे कि याद रखेंगे इसकी रचना किसने की, इसकी रचना बच्चों किसने की, अली अहमद के द्वारा, अली अहमद के द्वारा बच्चों इसकी रचना की जाती है। इसी के बारे में बात करें बच्चों क्या आपका अरबों की सिंध विजय है ना, अरबों की जो सिंध विजय है, कई बार आप लोगों से सीधे सीधे सवाल पूछा गया है कि अरबों की सिंध विजय के बारे में उल्लेख कहां पर है, ठीक है भैया। बारे में अगर उल्लेख आप लोगों से पूछे तो सीधी सी बात आप बोलेंगे चर्चनामा में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आप लोगों से बात करें भैया कथा वस्तु के बारे में, कथा वस्तु किसका ग्रंथ है, तो हीनयान धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है याद रखेंगे हीनयान का है ना, हीनयानों का प्रमुख ग्रंथ इसे कहते हैं, हीनयानों का प्रमुख ग्रंथ बच्चों आप इसे कहते हैं बच्चों, कौन सा भैया प्रमुख ग्रंथ आप इसे बोलेंगे। इसी तरीके से बच्चों आप लोगों से चर्चा करें, हाँ जी इसी तरीके से आपसे चर्चा करें बच्चों किसके बारे में, कल्पसूत्र के बारे में आपसे चर्चा कर सकते हैं भैया, कल्पसूत्र के बारे में क्या बात है, तो याद रखिए कल्पसूत्र से आपका जैन साहित्य के बारे में, एक तरीके से जैन साहित्य आप कहते हैं कल्पसूत्र के बारे में, ठीक है, या आप कहते हैं एक तरीके से कि आप कल्पसूत्र के बारे में बात करें तो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है उसकी जानकारी यहाँ से मिलती है ना, याद रखेंगे जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सारे बच्चे यहाँ पर याद रखेंगे प्रारंभिक इतिहास के बारे में, प्रारंभिक इतिहास के बारे में, प्रारंभिक इतिहास के बारे में, ठीक भैया इतिहास के बारे में जानकारी बच्चों कहां से मिलती है, यहाँ से मिलती है। हालांकि याद रखिए जैन साहित्य को आपका आगम भी कहा जाता है, जैन साहित्य को बच्चों क्या बोलते हैं भैया, आगम भी कहा जाता है। हाँ जी बच्चों विनीत सर की जो क्लास 5 बजे आपको बताया था बच्चों 5 बजे, बाकी बच्चे एक बार बता दें जो बच्चे बाद में जुड़ेंगे ना भैया। अष्टाध्याय के बारे में बात है तो यही आपके सवाल का क्या होगा राइट आंसर। अष्टाध्याय के बारे में क्या खास बात है बच्चों, इसकी रचना किसने की, अष्टाध्याय की रचना किसने की दोस्तों, याद रखें पाणिनि के द्वारा, किसके द्वारा भैया, पाणिनि के द्वारा आपका जो है अष्टाध्याय की रचना की जाती है, मतलब बात करेंगे, ठीक है हाँ जी। तो याद रखें बच्चों क्या है भी आपके सवाल का यहाँ पर क्या राइट आंसर समझ में इतनी बात बच्चों, ठीक है। संस्कृत ग्रंथ आप इसे कहते हैं, अगर अष्टाध्याय के बारे में आपसे चर्चा करें बच्चों तो आप याद रखेंगे संस्कृत भाषा का ग्रंथ आप इसे अष्टाध्याय को यहाँ से कह सकते हैं। बाकी याद रखेंगे पाणिनि ने रचना की। अगला सवाल देखेंगे, सवाल आपका क्या कहता है, सवाल है भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज कब की गई, देखता हूँ कितने बच्चे सही जवाब देंगे, जल्दी से सारे बच्चे बताइए, हाँ जी जल्दी से बताइए सारे बच्चे क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर। यहाँ पर बात करेंगे पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज के बारे में आपसे चर्चा करें, क्या होगा तो 1863 आपका क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर राइट आंसर। किसके द्वारा खोज की गई बच्चों, है ना, तो याद रखेंगे रॉबर्ट ब्रुस फुट के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, रॉबर्ट ब्रुस फुट के द्वारा ना, याद रखेंगे सारे बच्चे यहाँ पर, है ना, रॉबर्ट ब्रुस है ना फुट के द्वारा बच्चों क्या होती है इसकी खोज की जाती है। तो ये बात याद रखेंगे 1836 में, ये दोनों चीज आप लोग याद रखेंगे कब और किसके द्वारा, दोनों बातें आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखेंगे। पल्लावरम इस जगह मिलेगी बच्चों क्या है, विंध्याचल विंध्य क्षेत्र में आप कहते हैं पल्लावरम में इसकी खोज की गई है। सवाल का राइट आंसर डी है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, सवाल कहता है कि बुद्ध के जन्म और मृत्यु का आधार किस अभिलेख में, बुद्ध के जन्म और मृत्यु के आधार के बारे में आपसे अगर चर्चा करें तो क्या होगा आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर। जल्दी से बताइए सारे बच्चे कि अगर बात करें बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु के आधार किस अभिलेख में आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि बात करें कि भारत में अभिलेखों का जो जनक है वो अशोक को कहा जाता है बच्चों, किसे भी अशोक को कहा जाता है। तो यहाँ पर याद रखें बच्चों कैंटोन अभिलेख की बात करें मतलब भी आपके सवाल का यहाँ पर क्या होगा सही जवाब, किसके बारे में बच्चों, कैंटोन अभिलेख के बारे में। यहीं पर आपसे और भी चर्चा कर सकते हैं, जैसे शुद्ध पिटक, विना पिटक, अभिधम्म पिटक, इन तीनों को क्या बोलते हैं, त्रिपिटक कहा जाता है। भाई आपसे अगर सवाल पूछा जाए दोस्तों कि त्रिपिटक किसे कहते हैं, त्रिपिटक किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे शुद्ध पिटक है ना, शुद्ध पिटक, उसके अलावा है ना विनय पिटक, कौन सा बच्चों, विनय पिटक, और आपका अभिधम्म पिटक, कौन सा दोस्तों, अभिधम्म पिटक है ना, अभिधम्म पिटक बच्चों कहा जाता है। इन तीनों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है, ये बात भी आप अच्छे से यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपसे और भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने या गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए किस भाषा में दिए, जल्दी से बताइए कमेंट करके, बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए किस भाषा में, देखता हूं बच्चों कितने बच्चे यहाँ से सही जवाब आपका देने वाले बच्चों। जल्दी से बताइए सारे बच्चे कि मैं बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए किस भाषा में दिए, जल्दी से बताइए सारे बच्चे बुद्ध के उपदेश किस भाषा में आपको देखने को मिलेंगे। अगर बुद्ध के उपदेश के बारे में आपसे चर्चा करें बच्चों कौन सी भाषा मिलेंगे भैया, पाली भाषा में आपको देखने को मिलेंगे। कौन सी भाषा में, पाली भाषा में बुद्ध के उपदेश देखने को मिलेंगे। बुद्ध का पहला उपदेश अगर आपसे चर्चा करें, हाँ जी प्रथम उपदेश अगर आप पूछे प्रथम उपदेश कहां पर दिया था, अगर यहीं पर बुद्ध के बारे में चर्चा करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम उपदेश कहां पर दिया था इन्होंने, प्रथम उपदेश कहां पर दिया था, तो आप बोलेंगे भैया सारनाथ में दिया था। लेकिन यहीं पर सवाल बन सकता है कि सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए, हाँ जी यहीं पर अगर सवाल पूछा जाए कि सर्वाधिक उपदेश, सारे बच्चे जल्दी से बताइए भैया अगर आपसे चर्चा करें सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए गए, सर्वाधिक उपदेश बच्चों तो याद रखिए श्रावस्ती में दिए गए। कहां पर भैया, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश बुद्ध के द्वारा दिए गए। लेकिन अगर आपसे कुछ और सवाल पूछा जाता है किस वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, हाँ जी तो याद रखें बच्चों किस वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखूंगा कितने बच्चे यहाँ पर सही जवाब देने वाले बच्चों। हाँ जी इस वृक्ष को कटवा दिया था, किसने कटवाया था, ये भी सवाल बन जाता है, इस वृक्ष को किसने कटवाया था। तो आप याद रखेंगे किसने कटवाया था, तो बंगाल के गौड़ वंश का शासक होता है शशांक, बंगाल का गौड़ वंश का शासक होता है शशांक। वो क्या करता है, इस बोधि वृक्ष को कटवाता है बच्चों, इस बोधि वृक्ष को कटवा देता है। तो याद रखेंगे पीपल वृक्ष ना, याद रखेंगे सभी साथी भैया पीपल वृक्ष को ही बोधि वृक्ष कहा जाता है। पीपल वृक्ष को बच्चों क्या बोलते हैं, बोधि वृक्ष कहा जाता है, ठीक है। और इसी बोधि वृक्ष को बंगाल का गौड़ वंश का शासक शशांक कटवा देता है, ये सवाल पूछा गया। याद रखिए बंगाल का गौड़ वंश का शासक है ना, गौड़ वंश का शासक, गौड़ वंश का शासक, ठीक है, गौड़ वंश का शासक कटवा देता है, ठीक है, कटवा देता है ना। भाई शशांक के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना पहले, ये शशांक कौन शशांक, ये शशांक वही है, ये शशांक वही है जो मालवा का शासक देवगुप्त जो इसका दोस्त होता है उसका बदला लेने के लिए बच्चों किसे मार देता है भैया, हाँ जी किसे मार देता है बच्चों, हाँ जी तो याद रखेंगे किसे, राज्यवर्धन को मार देता है, राज्यवर्धन को मार देता है। क्योंकि राज्यवर्धन ने इसके मित्र मालवा के शासक देवगुप्त को मारा था, तो यही बंगाल का शासक शशांक क्या करता है, राज्यवर्धन जो कि हर्षवर्धन के बड़े भाई होते हैं उन्हें मार देता है। हालांकि बाद में हर्षवर्धन के द्वारा इससे बदला ले लिया जाता है, समझ रहे बच्चों। तो कुल मिला के आपके सवाल का राइट आंसर क्या होगा, कैंटोन अभिलेख आपके सवाल का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये सारी बातें आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, आपका अगला सवाल क्या कहता है, ठीक है, आपका अगला सवाल क्या कहता है, सवाल कह रहे हैं बच्चों क्या कि बुलंद दरवाजे का निर्माण, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, जल्दी से बताइए। बुलंद दरवाजा जो बनवाया गया था, गेट बंद कर दो, बुलंद दरवाजे का जो निर्माण बच्चों है ना,
तो अकबर ने कराया था किस विजय के उपलक्ष्य में कराया था, और आप लोगों को इस बात का जवाब देना भैया कहां पर है बुलंद दरवाजा, ये भी याद रखेंगे। जल्दी से बताइए सारे बच्चे क्या होगा भैया आपके सवाल के यहाँ पर राइट आंसर। तो याद रखेंगे गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, कब भैया, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या आपका बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था, लेकिन आपको बताना कि बुलंद दरवाजा है कहां पर। जल्दी से बताइए, हाँ जी बच्चों कहां पर है आपका बुलंद दरवाजा, कहां पर है दोस्तों बुलंद दरवाजा, जल्दी से बताइए क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर। गुजरात विक्ट्री, बहुत ही शानदार बेहतरीन जवाब दे रहे बच्चों। अकबर से पूछा इसने, अकबर ने किसके क्षेत्र को जीता था, अकबर ने किसके क्षेत्र को जीता था, ये बात आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहिए। फतेहपुर सीकरी, बहुत अच्छे भैया, कहां पर बनाया था बच्चों, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है भैया, याद रखेंगे बुलंद दरवाजा कहां पर मिलेगा आपको, फतेहपुर सीकरी में ना, फतेहपुर सीकरी में बच्चों क्या मिलेगा, बुलंद दरवाजे का आपको यहाँ पर मिलेगा। फतेहपुर सीकरी को जो बसाया था किसने, अकबर ने ही बसाया। अगर बात करें फतेहपुर सीकरी के बारे में, तो फतेहपुर सीकरी में बच्चों क्या शेख सलीम चिश्ती की दरगाह यहीं पर है। एक सवाल बन जाता है दोस्तों क्या कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर है, तो यहीं पर मिलेगी आपको शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह ना, चिश्ती की दरगाह बच्चों आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप याद रखिए शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही क्या होता है, जहांगीर का जन्म होता है। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से बच्चों क्या होता है, जहांगीर का जन्म होता है। और इन्हीं के नाम पर अकबर बार बार जो इधर उधर भटक रहे थे क्योंकि अपने बेटे के जन्म के लिए, तो शेख सलीम चिश्ती ने आशीर्वाद देते हैं कि यहाँ पर बच्चों का बेटा होता है, और इसी वजह से जहांगीर के बचपन का नाम क्या, इन्हीं के नाम पर रखा गया। समझे बच्चों, इन्हीं के नाम पर नाम रखा गया था, क्या नाम रखा गया था, सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम याद रखिए ना, ठीक है, याद रखिए इन्हीं के आशीर्वाद से ना, इन्हीं के आशीर्वाद से ना, इन्हीं के बच्चों क्या भैया, आशीर्वाद से ना क्या हुआ भैया, जहांगीर का जन्म होता है ना, जहांगीर का जन्म तो होता है, क्या होता है जहांगीर का जन्म, और जहांगीर के बचपन का नाम क्या होता है, सलीम होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। फिलहाल आपके सवाल का राइट आंसर मैंने बता दिया दोस्तों, क्या है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या है आपका बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया जाता है। तो ये बात अच्छे से नोट करते चलेंगे। अगला सवाल देखेंगे, सवाल आपका अगला क्या कहते हैं, अनारकली, हाँ जी, अनारकली से प्रेम संबंधों को लेकर चर्चा में रहे थे कौन, जहांगीर। अगला सवाल भैया क्या कहते हैं, अभी सवाल है कि चंद्रमा पर धूल के मैदान को कहा जाता है, चंद्रमा पर जो धूल के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए सारे बच्चे क्या होगा भैया आपके सवाल का यहाँ पर सही जवाब। तो याद रखिए क्या बोलते हैं बच्चों, हेले, सेरस या शांत सागर। तो शांत सागर आप कह सकते हैं, मतलब भी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर चंद्रमा की सतह पे बात करें, चंद्रमा की सतह पर अगर आपसे बात कर चुका है कि मानव कब उतरा था, चंद्रमा की सतह पर जाता है अपोलो 11 मिशन, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कौन सा, अपोलो 11 मिशन है ना, अपोलो 11 मिशन आपको पता होना चाहिए। ये कब जाता है भैया, तो 1969 में जाता है। कब दोस्तों, 1969 में। इसके अलावा आपसे चंद्रमा पर और भी सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा को बच्चों क्या बोलते हैं, चंद्रमा को ही जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा को क्या बोलते हैं दोस्तों, जीवाश्म ग्रह बच्चों किसे कहा जाता है, चंद्रमा को ही कहा जाता है। इसी तरीके से याद रखेंगे यहाँ पर नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन आपके बच्चे यहाँ पर चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले व्यक्ति होते हैं, पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। इसी तरीके से आपसे बात करें चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग हमेशा अदृश्य होता है, चंद्रमा का 41% भाग हम कभी नहीं देख पाते, ठीक है, याद रखेंगे सारे बच्चे। चंद्रमा का याद रखिए दोस्तों, चंद्रमा का है ना, चंद्रमा का 41%, 41% भाग हमारे लिए बच्चों क्या है, हमारे लिए क्या भैया, हमारे लिए अदृश्य है ना, अदृश्य है। अदृश्य मतलब कि वो हमें कभी दिखता नहीं है पृथ्वी से। क्यों नहीं दिखता भैया, क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि पृथ्वी का जो चंद्रमा का रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों क्या है, एक समान है। परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों के दोनों क्या है, ये एक समान है। मतलब चंद्रमा एक तो अपनी जगह पे ऐसे घूमना और पृथ्वी का चक्कर लगाना, दोनों के जो टाइम पीरियड है वो सेम है, इस वजह से 41% भाग इसका हम कभी देख नहीं पाते। तो ये बात भी अच्छे से याद रखेंगे। अच्छा, अगर आपसे बात करें ब्लू मून किसे कहते हैं बच्चों, जल्दी से बताइए ब्लू मून किसे कहा जाता है, तब तक बताइए सारे बच्चे ब्लू मून, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, परिक्रमण तथा परिभ्रमण समान होने के कारण, तथा परिभ्रमण है ना, परिभ्रमण बच्चों क्या होता है, समान होता है, ये इसका रीजन है। अब आपसे मैंने क्या पूछा, ब्लू मून क्या होता है, जल्दी से बताइए सारे बच्चे क्या होगा आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर। हाँ जी बच्चों, क्या होगा आपके सवाल का यहाँ पर सही जवाब, जल्दी से बताइए सारे के सारे बच्चे क्या होगा भैया आपके सवाल का राइट आंसर। हाँ जी, जब चंद्रमा तथा पृथ्वी है ना, ऐसे मान के चलिए आप कैसे बच्चों है ना, क्या बोलेंगे बच्चों से भाई, ऐसे मान के फुल मून की बात करें, आप सबको पता है कि अगर एक ही कैलेंडर मंथ में, अगर एक ही कैलेंडर माह में 2 फुल मून आ जाए, 2 पूर्णिमाएं आ जाए, तो दूसरी वाली पूर्णिमा को ध्यान से समझना, एक कैलेंडर महीने में एक ही महीने, मान लेते हैं जनवरी की बात करूं मैं, मान लेते हैं जनवरी की बात करूं, जनवरी में क्या हो, 1 तारीख को भी पूर्णिमा हो और 31 तारीख को पूर्णिमा हो। अगर ऐसी सिचुएशन हो एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा हो, तो जो दूसरी वाली पूर्णिमा है, जो एक ही महीने में दूसरी वाली पूर्णिमा है, उसे क्या बोलेंगे, उसी को आपका बच्चों क्या बोलेंगे, ब्लू मून कहा जाता है। ये बात अच्छे से नोट करते चलना, क्या बोलेंगे बच्चों, ब्लू मून। ये सवाल आपसे एग्जाम के द्वारा कई बार पूछा गया दोस्तों। बात करेंगे सवाल के राइट आंसर की, तो सवाल का राइट आंसर पहले आपको पता चल चुका है कि भैया बी आपका यहाँ पर क्या होगा सही जवाब, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, आपका अगला सवाल क्या कहते हैं, ठीक है, आपका अगला सवाल क्या कहते हैं। सवाल कहता है कि भूकंप से संबंधित सेस्मोग्राफ के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। मतलब भूकंप के संदर्भ में आपको बताना है या सेस्मोग्राफ के संबंध में, ये तरंगें परावर्तित अपरावर्तित होती हैं, केवल प्राथमिक तरंगें पृथ्वी के केंद्र भाग से गुजर सकती हैं, गोल तरंगें द्रव पदार्थ से नहीं गुजर सकती हैं, ऐसी तरंगें केवल धरातल के पास ही चलती हैं। बच्चों बिल्कुल गलत बात है, पहले ही आपका यहाँ पर क्या होगा, आपका असत्य होगा, पहले ही बच्चों असत्य होगा, क्योंकि धरातल पे चलती है आपकी एल तरंगें। धरातल पे कौन सी तरंग चलती है दोस्तों, एल तरंग चलती है, बात याद रखिए। अगर मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूं, जैसे मान लेते हैं बच्चों मैं आपसे अगर चर्चा करूं भूकंपीय तरंग की, भूकंपीय तरंग की बात करूं तो मुख्य रूप से आप देखें तो एक तरंग होती है पी, एक तरंग होती है एस, एक तरंग होती है एल। अब याद रखिए बच्चों आपसे कैसे कैसे सवाल बनेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर सबसे तेज गति किसकी है। हाँ जी बच्चों, सबसे तेज गति बच्चों जल्दी से बताइए, असत्य पूछा भैया। यहाँ पर याद रखिए क्या बच्चों, यहाँ पर सारे के सारे बच्चे चीजों को अच्छे से देख करेंगे, सारे के सारे बच्चे। यहाँ पर पूछा गया सबसे तेज गति किसकी है, सबसे तेज गति दोस्तों, सबसे तेज गति किसकी है, यहाँ पर आपका पी तरंग की सबसे तेज गति है ना। याद रखेंगे एपीसेंटर पर सबसे पहले आपका यही पहुंचती है, पी तरंग ही एपीसेंटर पर सबसे पहले पहुंचती है, बात अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अगर बात बच्चों सबसे धीमी गति किसकी, तो जो आपका एल तरंग है, जो आपका एल तरंग है, ये बच्चों क्या होती है, सबसे धीमी होती है ना, सबसे धीमी गति बच्चों इन्हीं की। सबसे तेज पी तरंग, सबसे धीमी एल तरंग,
लेकिन सवाल बनेगा क्या, सबसे विनाशकारी, सबसे खतरनाक, सबसे विध्वंसक, सबसे ज्यादा मानव को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने वाली तरंग कौन सी है? तो सर्वाधिक क्षति यही पहुंचाती है। सबसे विनाशकारी आप इसी को कहते हैं, सबसे विनाशकारी बच्चों आपकी यही होगी, सबसे विनाशकारी आपकी क्या होगी, ये हो जाएंगी। इस तरंग के बारे में बात करें तो द्रव में गति नहीं करती है ना, द्रव में गति नहीं करती बच्चों, द्रव में गति नहीं करती मतलब द्रव में ट्रैवल, लिक्विड में ट्रैवल आपका ये नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब लिक्विड में ट्रैवल नहीं करेंगे, क्रोड आपका लिक्विड या सेमी सॉलिड में आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से कहते हैं कि आपका बच्चों क्या भैया, क्रोड में गति नहीं करती, इसी वजह से क्रोड में गति नहीं करती दोस्तों, क्रोड में गति नहीं करती। अब सवाल बनेगा आपसे, भूकंप के आने पर वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? जल्दी से बताइए, भूकंप के आने पर वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? आप क्या जवाब देंगे बच्चों? मान लेते भूकंप आपका आ गया, वायुमंडल में क्या है, कोई गैस है जिसकी मात्रा अचानक से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो रेडोन गैस, अल्लू अर्जुन बहुत अच्छे भैया, तो याद रखिए सारे बच्चे, यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर। तो भूकंप के आने पर ना, भूकंप आने पर आप चाहे तो आप ले सकते हैं, भूकंप आने पर, भूकंप आने से पहले कहते हैं, भूकंप आने से पहले है ना, एटमॉस्फेयर में, याद रखिए सारे बच्चे, एटमॉस्फेयर में रेडोन गैस की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों। किसकी भैया? रेडोन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। रेडोन गैस की मात्रा क्या होती है बच्चों? मात्रा बढ़ जाती है। इसी से कई बार अंदाजा लगाया जाता है कि भैया भूकंप आपके क्षेत्र में आने वाला है, भूकंप के आपके क्षेत्र में आने वाला है। समझे बच्चों? बहुत ही शानदार। अगला सवाल देखेंगे, सवाल का राइट आंसर आपको पता चल गया बच्चों, ये आपका राइट आंसर। सवाल कहता है क्या? सवाल कहता है दोस्तों, कौन सा अपर्दनात्मक मैदान नहीं है? तो कौन सा बच्चों यहाँ पर अपर्दनात्मक मैदान नहीं? देखता हूँ कितने बच्चे यहाँ पर सही जवाब देने वाले, जल्दी से बताइए बच्चों क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर। तो काश का मैदान, लोएस का मैदान, रेगिस्तानी मैदान या मिसिसिपी का मैदान? हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पर बात करें, आपका दो तरीके के मैदान होते हैं, एक अपर्दनात्मक मैदान होता है, एक निक्षेपणात्मक, एक निक्षेपण के द्वारा बना होता है ना। तो यहाँ पर बात करें मिसिसिपी के मैदान के बारे में, बात करें मिसिसिपी के मैदान के बारे में। मैंने बताया आपको मैदान दो प्रकार के हैं। इसी तरीके से आपका काश का मैदान अगर पूछा जाए, काश के मैदान बच्चों क्या हो जाए बच्चों, जल्दी से बताइए। हाँ जी, चूने पत्थर की चट्टानों से निर्मित मैदान को बच्चों क्या काश का मैदान बोलते हैं। जबकि यहीं पर पूछे लोएस का मैदान, तो हवा के द्वारा उड़ाई की बात जो मिट्टी है, ठीक है, या मिट्टी के कणों के द्वारा जो मैदान बनता है बच्चों आपका, उसे लोएस का मैदान कहते हैं। भाई हवा के द्वारा कण या मिट्टी उठाकर लाई एक जगह आकर जमा कर देगी, उसे लोएस का मैदान, और काश का मैदान चूना पत्थर के द्वारा जो है जो आपका बनता है बच्चों, आपका लोएस का मैदान कहते हैं। याद रखेंगे आपके सवाल का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ये आपके सवाल का यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। तब तक अगला सवाल देखते हैं, सवाल आपका अगला क्या कहता है। समझे बच्चों? सवाल कह रहे हैं बच्चों कि अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है, मतलब 2 बार काटती का मतलब तुम्हारी तरह कटकनी नहीं है, ऐसा नहीं। आपके साथ इसमें बहुत बड़ी समस्या है, आपको दांत लगा के काटना स्टार्ट कर देगी है। जैसे मान लेते कि बचपन में आपने से जैसे मान लेते शिल्पी तिवारी है ना, बचपन में इन्हें कोई कुछ कहता था तो ऐसे पकड़ के काट लिया उन्होंने, समझे? क्या नेहा जायसवाल है, इन्हें क्या हुआ, इन्हें किसी ने कुछ कहा, एक ही हथियार होता था कुछ बच्चों को, किसी ने कुछ कहा है, तुरंत एक ही चीज दिखाई, हाथ पकड़ा है, काट लिया। तो ऐसा नहीं है कि चाकू वाकू लेके चुपके से जाती काट देती है, ना, मतलब इसका है कि 2 बार गुजर जाती है, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए सभी बच्चे। अगर यहाँ पर मैं आपसे चर्चा करूं तो कुछ ऐसे समझिए, मान लेते बच्चों आपका ये पृथ्वी भी है, मान लेते दोस्तों आपका एक है पृथ्वी है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या है, ये आपका मान लेते बच्चों, आपका जो है 0 डिग्री अक्षांश है, ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ है, उसी तरीके से मान लेते आपका 23.5 डिग्री साउथ है। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, ये आपका क्या बच्चों भूमध्य रेखा, बच्चों आपका क्या है 0 डिग्री है, ये आपका क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ है, सबको पता है, ये आपका क्या है 23.5 डिग्री साउथ है। अब इसे बच्चों क्या, इसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं बच्चों आपका मकर रेखा बोलते हैं, और ये आपका बच्चों क्या है भूमध्य रेखा है, ये आपका भूमध्य रेखा है। तो यहाँ पर सवाल कई तरीके से बन सकता है। सवाल बनेगा, पहले सवाल क्या बच्चों, पहले इसी की बात करते हैं, मकर रेखा। इस मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो यहाँ पर याद रखेंगे लिम्पोपो नदी। क्या हो जाए बच्चों, यहाँ पर आपको कौन सी मिलेगी, लिम्पोपो नदी क्या करती है, मकर रेखा को 2 बार काट दे, 2 बार यहाँ से गुजर गई, इसका मतलब क्या 2 बार यहाँ से क्या होता है बच्चों, गुजर गई। तो यहाँ पर आपको मिलेगी कौन सी दोस्तों, लिम्पोपो नदी ना, यहाँ पर आप याद रखिए, यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, लिम्पोपो नदी ना, लिम्पोपो नदी मिलेगी। जबकि आप बात करें कि भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटती है, भूमध्य रेखा के बारे में आपसे चर्चा करें तो यहाँ पर कौन सी मिलेगी दोस्तों, यहाँ पर मिलेगी कांगो नदी। यहाँ पर बच्चों कौन सी, कांगो नदी। आपसे पूछा जा सकता है कि भैया भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो कांगो नदी काटती है, ये बात अच्छे से नोट कर लेंगे। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए, इसी तरीके से आप लोगों से पूछा है कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो यहाँ पर बोलेंगे दोस्तों कौन सी, माही नदी है ना, कौन सी भैया, माही नदी। आप यहाँ से याद रखें। अब आपसे कुछ भी पूछे, चाहे आपसे पूछे कर्क रेखा को 2 बार काटना, चाहे आपसे पूछे मकर रेखा को 2 बार काटना, चाहे आपसे पूछे बच्चों क्या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटना, तीनों ही जवाब आप लोगों को पता है। अब बात करें दोस्तों थोड़ा सा किसके बारे में, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात कर चुके हैं, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, अंध महाद्वीप कहा जाता है ना, अंध महाद्वीप बच्चों इसे कहा जाता है, बात याद रखें। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे अंध महाद्वीप कहते हैं। याद रखेंगे इसी अफ्रीका महाद्वीप को बच्चों क्या है, जनजातीय महाद्वीप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, जनजातीय महाद्वीप भी बच्चों इसी को कहा जाता है, जनजातीय महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जनजाति आपको देखने को मिलती है, इसी जनजातीय महाद्वीप इसे कहा जाता है। समझ रहे आप बच्चों, मतलब मानव की उत्पत्ति इसी महाद्वीप से मानी गई है। याद रखेंगे मानव की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति के आपसे चर्चा करें, मानव की उत्पत्ति इसी महाद्वीप से मानी गई ना, इसी महाद्वीप से मानी गई, ठीक है भैया, इसी महाद्वीप से मानी गई है, ठीक है भैया, इसी महाद्वीप से मानी गई। मानव की उत्पत्ति इसी महाद्वीप से हुई है, उसके बावजूद संसाधन भी ज्यादा है, उसके बावजूद यहाँ का विकास नहीं हुआ, तो इसी वजह से क्या बोलते हैं, अंध महाद्वीप कहा जाता है। इसी तरीके से अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है ना, याद रखेंगे सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है ना, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप बच्चों इसी को कहते हैं आप लोग, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप। कितने देश है टोटल, 54 देश आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कितने दोस्तों, 54 देश या 54 कंट्रीज आपको यहाँ पर, कहां पर, अफ्रीका महाद्वीप में आपको देखने को मिल जाती है। समझे बच्चों? इसी तरीके से बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा जनजाति कहां पर मिलती है, तो बोलेंगे मध्य प्रदेश में। बात करेंगे सबसे ज्यादा प्रतिशत जनजाति कहां पर मिलती है, तो लक्षद्वीप में 94.8%, 94.4% आपको कहां पर, मिजोरम में देखने को मिलती है, ठीक है भैया। तो ये सारी बातें आप लोगों को से पता होना चाहिए। इसी तरीके से बच्चों बात करेंगे आपके सवाल का राइट आंसर क्या मिलेगा, लिम्पोपो नदी आपके सवाल का सही जवाब। अच्छा मुझे बताइए अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, इसका सबसे बड़ा द्वीप आप लोगों से पूछे, सबसे बड़ा अगर द्वीप आप लोगों से पूछा जाए तो बोलेंगे बच्चों कौन सा, मेडागास्कर हो जाएगा। कौन सा भैया, मेडागास्कर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा दोस्तों, मेडागास्कर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि हिंद महासागर में मिलता है। समझे बच्चों?
जो कि कहां पर मिलेगा? हाँ जी, हिंद महासागर या इंडियन ओशन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखेंगे। सवाल अपना अगला क्या कहता है बच्चों? सवाल है कि कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को कहा जाता है। कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? देखता हूं कितने बच्चे यहाँ पर सही जवाब देते बच्चों। जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे यहाँ पर जवाब दीजिए। क्या होगा आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर? अगर आवाज के बच्चों मेसोफाइट के बारे में, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को बोलते हैं क्या बच्चों? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति ना, शीतोष्ण है ना, शीतोष्ण कटिबंध है ना, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है ना, याद रखेंगे। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाएगी बच्चों? आपकी ये कहलाएगी आपकी मेसोफाइट। इसी तरीके से आपसे बात करें कि भैया ट्रैपोफाइट ट्रोपोफाइट के बारे में, तो उष्ण कटिबंधीय है ना, याद रखेंगे। उष्ण कटिबंधीय जलवायु की जो घास है, ट्रोपोफाइट कौन सी हो जाएगी? उष्ण कटिबंध क्षेत्र के ना, उष्ण कटिबंध कटिबंधीय घास तथा वनस्पति ना, घास तथा वनस्पति को बच्चों क्या बोलते हैं? वनस्पति को बोलते हैं आपका जेरोफाइट। अगर आपसे बात करें जेरोफाइट कौन सी मिलेगी बच्चों? हाँ जी, तो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में जो मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति होती है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय, क्या याद रखिए? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र ना, मरुस्थल क्षेत्र की वनस्पति, मरुस्थल क्षेत्र की वनस्पति आप इसे कह सकते हैं दोस्तों। क्या वनस्पति आप इसे कह सकते हैं? कुल मिलाकर आपके सवाल का राइट आंसर क्या होगा? लिथोफाइट आपके सवाल के यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दो तीन चीजें, इसके अलावा भी तो चीजें आपसे पूछी जा सकती है भाई। आपसे पूछ सकते हैं हाइड्रोफाइट, तो जल प्लावित क्षेत्र की वनस्पति आपकी क्या कहलाती है? हाइड्रोफाइट कही जाती है बच्चों। इसे क्रायोफाइट, टुंड्रा क्षेत्र की या शीत प्रदेशों की वनस्पति आपकी क्या है? क्रायोफाइट कहलाती है। इसी तरीके से बच्चों हेलोफाइट पूछा जाता है, नमकीन क्षेत्र में पाई जाती है आपकी हेलोफाइट। ये सारे सवाल आपको पता होना चाहिए। हाँ जी बच्चा, प्रणाम भैया। अब देखो यहाँ पर सवाल है उष्ण कटिबंध उपोष्ण कटिबंध, ये क्या होता है भाई? थोड़ा सा आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए। चलो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हालांकि कुछ बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे अगर चर्चा करूं, जैसे मैं बच्चों आपसे चर्चा करूं, ठीक है, ये आपका 0 डिग्री है ना, ये आपका 0 डिग्री है। ये मान लेते हैं आपका 23 डिग्री बच्चों, है ना, ये आपका 23 डिग्री है। ये मान लेते हैं बच्चों आपका 45 डिग्री है। ये मान लेते हैं बच्चों आपका लगभग 66 डिग्री है, और इधर आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखिए यहाँ पर क्या क्या सवाल बनेगा ना, यहाँ पर क्या क्या सवाल बन सकते हैं। सबसे पहली बात ये कहलाएगा बच्चों, याद रखिए 0 डिग्री, ये आपका क्या 23.5 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री, ये 66.5 डिग्री, 66 डिग्री कह सकते हैं, और ये आपका बच्चों क्या 90 डिग्री। अब यहाँ पर मुद्दा क्या है कि इस क्षेत्र को 0 से 23 वाले को क्या बोलते हैं? इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। 23 से 45 को बच्चों क्या बोलते हैं? उपोष्ण कटिबंध कहलाते हैं। 45 से 66 वाला क्षेत्र बच्चों क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। उसके ऊपर बच्चों शीत या ध्रुवीय कटिबंध कहलाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? शीत या ध्रुवीय कटिबंध आप इसे कह सकते हैं। समझे बच्चों? क्या समझ रहे हैं? हाँ जी बच्चों, कुल मिला के आप यहाँ से थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब यहाँ से थोड़ी सी चर्चा करते हैं बच्चों। जैसे कि अगर आपसे चर्चा करूं कि इस शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है, यहाँ पर बच्चों क्या होती है? हमेशा बर्फ आपको देखने को मिलती है, हमेशा बर्फ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। जबकि शीतोष्ण कटिबंध की बात करें, यहाँ पर बच्चों क्या है? 6 माह गर्मी, 6 माह की लगभग गर्मी मिलेगी, और 6 माह आपको मिलेगी बच्चों क्या? सर्दी। 6 माह आपको क्या मिलेगी? सर्दी देखने को मिलेगी। उपोष्ण कटिबंध में आपको क्या मिलेगा बच्चों? सॉरी, यहाँ पर ऐसा लिखिए, यहाँ पर क्या है? हमेशा मौसम ठंडा मिलेगा। यहाँ पर हमेशा मौसम ठंडा, हमेशा मौसम ठंडा मिलेगा। ठीक है भैया। और उपोष्ण कटिबंध में क्या मिलेगी? 6 माह गर्मी ना, 6 माह गर्मी आपको देखने को मिलेगी, 6 माह की गर्मी और 6 माह की सर्दी के ना, 6 माह की बच्चों क्या मिलेगी? आपको यहाँ पर सर्दी देखने को मिलेगी। इसी तरीके से उष्ण कटिबंध की बात में, यहाँ पर मौसम हमेशा गर्म मिलेगा। मौसम बच्चों क्या मिलेगा? हमेशा गर्म मिलेगा। ठीक है भैया, मौसम हमेशा गर्म देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बताया उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध आपके क्या होते हैं, और यहाँ पर मौसम कैसा होता है ना, यहाँ पर मौसम कैसा होता है, इन सब के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे बच्चों। सवाल कहता है क्या? सवाल कहता है क्या? बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई में कितने आयाम आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं? जल्दी से बताइए सारे बच्चे। अगर यहाँ पर आप लोगों से पूछा है तो कितने आयाम आपको यहाँ पर देखने को मिले? जब भाई आप क्या समझ चुके हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई के बारे में अगर आप लोगों से चर्चा करें, तो यहाँ पर इनकम को काउंट नहीं करते, यहाँ पर आय को काउंट नहीं किया जाता है। यहाँ पर आय को काउंट नहीं किया जाता है। तो आय को छोड़कर अन्य चीजें कौन कौन सी होती है, यही आपको बताना है। हाँ जी, तो याद रखेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर की यहाँ पर बात करते हैं। क्या बच्चों? जीवन स्तर की यहाँ पर बात करें। कुल मिला के 3 आयाम आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं बच्चों। कितना? 3 आयाम आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। समझे बच्चों? तो यहाँ पर कितने हो गए? टोटल 3 आयाम मिलके मतलब ए आपके सवाल का क्या हो जाता है यहाँ पर सही जवाब? हाँ जी, समझ में इतनी बात यानी बहुत शानदार भैया, बेहतरीन। कुल मिला के बात करेंगे ए आपका यहाँ पर क्या हो जाता है सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहते हैं भैया? सवाल कहता है क्या? जीडीपी के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव करें। अगर जीडीपी की बात कर रहे हैं, इसमें सही कथन क्या होगा, सत्य कथन क्या होगा? बताइए तो जरा सारे के सारे बच्चे, जीडीपी के बारे में कौन सी बात आपकी यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगी? हाँ जी, जल्दी से बताइए। सत्य कथन आपको यहाँ पर बताना क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर? हाँ जी, जीडीपी होने वाली छमाही प्रतिशत परिवर्तन की अर्थव्यवस्था में छमाही नहीं होती, 1 साल की होती है। एक देश की छमाही है ही नहीं, परिणाम स्वरूप दृष्टिकोण है। ठीक है, विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों के तुलनात्मक विश्लेषण इसी के आधार पर किया जाता है। कुल मिला के बात करेंगे बच्चों क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी आपके सवाल के यहाँ पर राइट आंसर होगा। डी आपके सवाल के यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? जीडीपी क्या होता है? एक वर्ष के अंदर किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य, है ना। ठीक है, एक देश में, ऐसा समझिए, एक वर्ष के अंदर, है ना, किसी देश में अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य होता है, ठीक है, तो वही आपका बच्चों क्या कहलाता है? घरेलू सीमा में, तो वो क्या होता है? आपका जीडीपी कहलाता है। तो यहाँ पर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? डी आपके सवाल का यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला सवाल, संघ सूची किस अनुसूची का विषय? अब देखो एक अच्छा सवाल आपके सामने यहाँ पर आ गया। जल्दी से मुझे सारे बच्चे यहाँ पर जवाब दे देंगे बच्चों। क्या होगा आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर? देखता हूँ कितने बच्चे यहाँ पर सही जवाब देने वाले बच्चों। जल्दी से बताइए सारे बच्चे। हाँ जी बच्चों, क्या होगा आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर? देखो अगर मैं बात करूँ 7वां शेड्यूल आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर।
सेवंथ शेड्यूल आप सबको पता होगा। सेवंथ शेड्यूल के अंदर 3 सूची होती है। एक होती है संघ सूची, ठीक है, एक होती है दोस्तों कौन सी संघ सूची है, एक आपका बच्चों क्या है राज्य सूची, एक आपका भैया क्या है राज्य सूची आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। इसी तरीके से आपको क्या मिलेगी, समवर्ती सूची आपको देखने को मिलेगी। कौन सी मिलेगी भैया, समवर्ती सूची आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, समवर्ती सूची। अब मुद्दा क्या है, अब मुद्दा बच्चों क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब इस संघ सूची में कुल मिलाकर कितने सब्जेक्ट है टोटल, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 98 विषय, 98 विषय या 98 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कितने मिलते हैं बच्चों, 59 सब्जेक्ट आपको, 59 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 29 विषय, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों कितने मिलेंगे, 52 या 52 विषय आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 52 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब देखो कुछ एक बच्चों ने क्या करा होगा, यहाँ पर 100 पढ़े होंगे, आपने क्या पढ़े, कुछ बच्चों ने यहाँ पर 100 पढ़े हुए, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने 61 पढ़े हुए, यहाँ पर बच्चों हो सकता है 47 किसी बच्चे ने पढ़े हो। लेकिन अभी जो वर्तमान संख्या मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्या भैया वर्तमान संख्या आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, सारे बच्चे याद रखिए कितनी भैया वर्तमान संख्या, खुद को थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए। यहाँ पर अभी 100 नहीं 98 है, यहाँ पर बात बच्चों 61 आप लोगों ने पढ़ा था, 59 है, यहाँ पर आपका 52 है। तो ये तीनों चीज आप यहाँ से याद रखेंगे, इतने टोटल सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सवाल बन सकता है दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा सवाल क्या बन सकता है, ठीक है। अब ये 97 ये सब ये अच्छा 97 विषय फिर 100 फिर 98, बेहतरीन अल्लू अर्जुन जी, बहुत शानदार भैया, बेहतरीन है ना। ऐसे जवाब दोगे सच में मजा आ जाएगा, सच में मजा आ जाएगा अगर कोई बच्चा ऐसा जवाब दे दे, ठीक है भैया। अब यहाँ पर आप लोगों से पता है एक अच्छा सवाल क्या बन सकता है, एक बेहतरीन सा सवाल बन सकता है कि यहाँ पर दोस्तों टैक्स आधारित कितने विषय, मैं एक सवाल पूछेगा कि टैक्स से आधारित है ना, टैक्स रिलेटेड सब्जेक्ट कितने, इस 98 में से बच्चों क्या है 14 सब्जेक्ट क्या है, 14 विषय 14 विषय क्या आपके टैक्स आधारित है। ये सवाल भी आपसे बन सकता है, टैक्स आधारित है ना, कितने दोस्तों टैक्स आधारित आपको देखने को मिलेंगे 14 विषय। 59 में अगर बात करें यहाँ पर 19 सब्जेक्ट है ना, 19 विषय, इसमें से 19 विषय बच्चों क्या है टैक्स रिलेटेड है ना, कितने बच्चों टैक्स रिलेटेड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसमें बच्चों क्या है, यहाँ पर बच्चों के एक भी विषय शून्य है ना, याद रखेंगे एक भी विषय टैक्स आधारित नहीं है, एक भी विषय बच्चों क्या आपका टैक्स रिलेटेड नहीं है ना, टैक्स रिलेटेड नहीं है, ठीक है दोस्तों, टैक्स रिलेटेड नहीं है। अब देखो कितने अच्छे प्यारे सवाल आपसे बन सकते हैं। सवाल बनेगा आप लोगों से टैक्स रिलेटेड विषय, आप लोगों से पूछा है राज्य सूची में कुल कितने टैक्स से संबंधित विषय, मतलब जिस पर आपका राज्य सरकार आपका टैक्स लगा सकती है, ठीक है। इसी तरीके से संघ सूची में आपसे पूछे तो 14 सब्जेक्ट ऐसे जिस पे टैक्स आपका लगाया जा सकता है, जबकि बात करें समवर्ती सूची में एक भी ऐसा विषय नहीं है। यहाँ पर बच्चों क्या एक भी ऐसा विषय नहीं जिस पे आपका टैक्स लगाया जा सकता है। तो आपके सवाल का राइट आंसर क्या होता है, सबको पता है 7वां शेड्यूल आपके सवाल का यहाँ पर सही जवाब होगा। अगर अनुसूचियों की बात करें, अगर अनुसूचियों की आपसे बात करें तो टोटल कितनी अनुसूची है भैया, मूल संविधान में कितनी थी, अगर आपसे दोस्तों बात करें मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में तो अनुसूची ज्यादा नहीं थी बच्चों, कितनी 8 अनुसूची थी। उसके बाद वर्तमान में बात करें कितना है तो 12 अनुसूची है। अब धीरे धीरे कैसे कैसे बढ़ी, ठीक है, कैसे कैसे बढ़ी, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आपका 9th शेड्यूल बढ़ जाती है, 52nd अमेंडमेंट के द्वारा 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में आपका क्या हो गया 10वीं अनुसूची जोड़ेगी, जिसमें आपका जो आपका दल बदल से संबंधित है। इसके द्वारा 70 इसके बाद 73rd अमेंडमेंट 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है जो कि पंचायतों से संबंधित है। और ये 73rd अमेंडमेंट बच्चों कब होता है भैया 1992 में होता है, लेकिन आपका लागू होता है कब बच्चों 24 अप्रैल 1993 को। कब होता है भैया 24 अप्रैल 1993 को ये आपका जो 73rd अमेंडमेंट लागू हो जाता है। इसी वजह से 24 अप्रैल को पंचायत दिवस भी हम मनाते हैं। बात करेंगे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके द्वारा क्या होता है आपका बार्ग अनुसूची जोड़ी जाती है जो नगरपालिकाओं से आपका संबंधित है। तो आपके सवाल का राइट आंसर होगा भैया ये डी। इसी तरीके से अनुसूची में क्या है ये भी आपसे सवाल बन सकते हैं, लेकिन इस सवाल का राइट आंसर आप सबको पता चल गया दोस्तों क्या है डी, आपके सवाल का यहाँ पर सही जवाब है। और अगर आप लोगों को क्लास में मजा आ रहा है दोस्तों, क्लास के बाद थम्स अप कर देंगे, लाइक कर देंगे सारे बच्चे, ठीक है भैया। सवाल देखते हैं अगला क्या कहता है। सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार दिया गया। भाई लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में अगर आपसे चर्चा करें किस आर्टिकल के तहत ये चुनने का अधिकार दिया गया, आप मुझे सारे के सारे बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे, क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर। तो पहले बच्चों 93 आर्टिकल जो है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर मुद्दा क्या है, अब यहाँ पर बच्चों मुद्दा क्या है, 2-3 चीज आपको पता होना चाहिए। एक होता है आपका प्रोटेम स्पीकर, एक होता है बच्चों आपका प्रोटेम स्पीकर होता है बच्चों, एक आपका प्रोटेम स्पीकर आपको पता होना चाहिए और एक आपको बच्चों क्या स्पीकर पता होना चाहिए दोस्तों, क्या स्पीकर पता होना चाहिए। अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, जैसे नई लोकसभा का चुनाव हुआ, नई लोकसभा चुनेगी तो उसमें जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा वो आपका प्रोटेम स्पीकर बन जाएगा। एक तरीके से क्या होता है अस्थायी अध्यक्ष होता है लोकसभा का, अस्थायी अध्यक्ष बच्चों क्या होता है प्रोटेम स्पीकर ही होता है, ठीक है। जैसे आपका स्पीकर का चुनाव हो जाता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, ऑटोमेटिक आपका ये पद क्या हो जाएगा दोस्तों समाप्त हो जाएगा। बात करेंगे स्पीकर के बारे में है ना, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आपसे अगर चर्चा करें, इसका क्या काम होता है भैया, ये सीधे सीधे वहां के लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, सिंपल मेजोरिटी से चुना जाता है, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अलग से कोई शपथ ग्रहण नहीं करता, ये बात भी अच्छे से याद रखें। यहाँ पर बड़े अच्छे से सवाल बन जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि भैया ज्वाइंट जो आपका संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में दी गई उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता बच्चों कौन करता है, यही आपका स्पीकर करेगा। हालांकि संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं अगर किसी साधारण विधेयक के केस में संसद के दोनों सदन सहमत ना हो पाए, 6 महीने से ज्यादा का समय गुजर जाए, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों क्या होता है भैया राष्ट्रपति आपका संयुक्त बैठक बुला लेते हैं और अध्यक्ष आपका स्पीकर करेंगे। जो आपका दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि आपका 10th शेड्यूल में दिया हुआ 10 सूची में, उस पर निर्णय लेने का काम कौन करता है, यही स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष करता है। आपसे बात करें धन विधेयक के बारे में, मनी बिल के बारे में, तो धन विधेयक को प्रमाणित करने का काम कि कोई बिल आपका मनी बिल है या नहीं है, मतलब मनी बिल है, फाइनेंस बिल है, कैसा बिल है, इसका निर्णय मनी बिल को कि भैया ये बिल आपका मनी बिल है, इसका निर्णय आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा ही करता है। तो ये बात भी आप अच्छे से यहाँ पर नोट करते चलेंगे दोस्तों, ठीक है भैया। समझ में आ रही सारी चीजें भाई, मजा आ रहा है तो दोस्तों जल्दी से क्लास को लाइक करते चलना। सी आपके सवाल का राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है आर्टिकल 364 के अनुसार संविधान में संशोधन की कितनी विधियों को अपनाया गया बच्चों, जल्दी से बताइए सारे बच्चे भैया क्या होगा आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर। अगर 368 की बात करें बच्चों, अगर आर्टिकल 368 की बात करें बच्चों, सबसे पहला सवाल बनेगा कि ये जो है 368 को किस देश के संविधान से लिया गया। हाँ जी बच्चों, किस देश के संविधान से लिया गया, तो आप कह सकते हैं एडॉप्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, है ना, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया जो कि संविधान के भाग 20 और आर्टिकल 368 में दी गई वहां से लिया गया। अब यहाँ पर बच्चों क्या 3 तरीके की मेजोरिटी का इस्तेमाल करते हैं। एक आपका होता है साधारण बहुमत से, एक ऐसा होता है बच्चों साधारण बहुमत, आप इसे कहते हैं दोस्तों साधारण बहुमत, आप इसे बोलेंगे
एक होता है बच्चों विशेष बहुमत, एक होता है दोस्तों कौन सा विशेष बहुमत है जिसे स्पेशल मेजोरिटी आप इसे कहते हैं। एक होता है दोस्तों क्या विशेष बहुमत प्लस, है ना, याद रखेंगे विशेष बहुमत के साथ साथ, है ना, आप ऐसा लिखेंगे विशेष बहुमत प्लस राज्य विधानसभाओं की सहमति, राज्य विधानसभा सहमति, राज्य विधानसभा की सहमति आप इसे कह सकते हैं। कुल मिला के तीन तरीके से यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं, समझे बच्चों। सिंपल मेजोरिटी से, जैसे यहाँ पर बड़ी मजेदार सी चीज है, सिंपल मेजोरिटी से कौन से संशोधन होते हैं, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते में अगर मान लेते हैं चेंज करना है, ये सब सिंपल मेजोरिटी से। नए राज्य का निर्माण करना हो, ये सब क्या होगा बच्चों, सिंपल मेजोरिटी से आपकी सारी चीज कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में अगर आपको परिवर्तन करना हो, इसमें कोई संशोधन करना हो, तो आपको स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ तो आधे से ज्यादा लोग देखे जाएंगे सिर्फ, और यहाँ पर देखा जाएगा आधे से ज्यादा लोग भी, कुल के आधे से ज्यादा लोग भी सपोर्ट करें और उपस्थित का 2/3 भी सपोर्ट करें, तब आपका स्पेशल मेजोरिटी होती है। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाते हो, इसी प्रक्रिया से हटाते, समझ रहे आप। इसी तरीके से आपका मौलिक अधिकार में संशोधन करना हो, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या बोलेंगे डीपीएसपी में परिवर्तन करना हो, तो स्पेशल मेजोरिटी से आप करेंगे। यहीं पे बात है कि भैया इसका इस्तेमाल ये क्या होता है, तो भैया एक तो तरीका, ये तरीका तो रहेगा ही, स्पेशल मेजोरिटी के बाद वो बिल भेज दिया जाएगा सभी राज्यों की विधानसभाओं के पास भेजने के बाद अगर आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभा उस बिल को पास कर दे, अगर आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभा उस बिल को पास कर दे सिंपल मेजोरिटी से, तो आप कैसे बच्चों वो बिल आपका पास मान लिया जाएगा, समझे। तो तीन तरीके से आपके कैसे बच्चों, तीन तरीके आप यहां से कैसे हैं। कुल मिला के आपके सवाल का राइट आंसर हो जाता है, आपके सवाल का यहां पर सही जवाब। याद रखेंगे एडॉप्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, आप इसे लिख लेना, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसे लिया गया दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल क्या कहते हैं, सवाल कहता है दोस्तों उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है। देखो बड़ा अच्छा सवाल है, बल को क्या बोलते हैं बच्चों, जल्दी से बताइए सारे बच्चे भैया, इस बल को क्या कहा जाएगा। देखता हूं कितने बच्चे यहां पर सही जवाब दे रहे बच्चों, जल्दी से बताइए सारे बच्चे भैया क्या होगा आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर। हाँ जी, हाँ जी। देखो उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक आप सबको पता ही होगा, यहाँ पर जो बल है उसे बोलते हैं आयास, उसे वो जो बिंदु है आलम जिसके चारों तरफ बच्चों क्या वो छड़ घूमती है, आप ऐसे कह सकते हैं, है ना, उसे क्या बोलेंगे आपका आलम कह सकते हैं। उत्तोलक के तीन प्रकार होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। चलिए काम करिए, मुझे एग्जांपल दीजिए। जैसे मान लेते हैं अगर मैं उत्तोलक की बात करूं, अगर मैं उत्तोलक की आपसे बात करूं तो तीन प्रकार का होता है। देखिए होता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, एक होता है बच्चों कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है ना, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। एक होते हैं दोस्तों द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है ना, एक होते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है ना, द्वितीय श्रेणी के। एक होंगे बच्चों आपके तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है ना, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक आप लोगों से यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब देखूंगा आप में से कितने बच्चे, आप मुझे बताइए पहली श्रेणी के उत्तोलक बच्चों, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक आपसे पूछो कौन से बचेंगे, पहली श्रेणी के उत्तोलक। जल्दी से बताइए बच्चों। तो बात करेंगे कैंची की बात करो, आप किसके बच्चों कैंची की बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं बच्चों किसकी, प्लास की बात कर सकते हैं, प्लास की बात कर सकते हैं आप किसके बच्चों, हैंडपंप की बात कर सकते हैं ना, है ना। याद रखें बच्चों क्या आप हैंडपंप की बात कर सकते हैं, हैंडपंप। ये सारे के सारे आपके क्या प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। जबकि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक पे आप लोगों से चर्चा करें तो नींबू निचोड़ने का जो आइटम होता है क्या बोलते हैं यार, हाँ जी, नींबू निचोड़ने की मशीन। एक होता है आपका सरोता, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया सरोता, ठीक है। नींबू निचोड़ने की मशीन ऐसे लिख लो, है नींबू निचोड़ने की मशीन आप इसे कहते हैं, मशीन आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। नींबू निचोड़ने की मशीन होती है ना, वो बीच में से गुटका सा निकलता है, वो जूस बनाने के काम आता है ना, जूस बनाने के काम आता है। नींबू पानी जब आप पीते होंगे तो उस समय पर आप लोगों ने देखा होगा, आपको नहीं पता होगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये नालायक से पीछे सामना पड़ेगा एग्जाम में। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है चिमटा। याद रखिए कौन सा चिमटा, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जब आप मम्मी की बात नहीं मानते हो अचानक से फेंक के आता होगा ना, जैसे महाभारत के युद्ध में तीर आते हैं खतरनाक से, पता नहीं कब अचानक से कहां से तीर आ जाएगा, ऐसे ना, तो ऐसे चिमटा उछलता आता होगा। लड़कियों के लिए स्पेशली ज्यादा आता होगा ना, जैसे कुछ जैसे मान लेते हैं सीधी सी बात, अमृता सिंह की बात नहीं सुनिए ना, है ना, समझ आप, तो अचानक से ना उन्होंने निशाना लगा के मारा, पटाखे से निकल गए, तो गरम गरम चिमटा भी लग सकता है। तो याद रखिए बच्चों क्या या शादीशुदा पुरुषों को भी हो सकता है, कभी कभी किसी ने देखा हो इसका जो है मंजर, ऐसा खुफिया मंजर, लेकिन वहां पर मम्मी की तरफ से नहीं, वहां पर अर्धांगिनी की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। याद रखेंगे सी आपके सवाल यहाँ पर क्या राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, अच्छा बेलन भी आता है, अच्छा चलो आता होगा बिल्कुल, आप बेहतर जानते हैं, ठीक है भैया। याद रखिए परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है, इसे किस चीज का नियम बोलते हैं। हाँ जी जल्दी से बताइए सारे बच्चे भैया क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर। इसे पाउली का नियम कहते हैं बच्चों, क्या पाउली का आवर्धन का नियम इसे बोलते हैं, मतलब भी आपके सवाल का क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो, समझे बच्चों। हाँ जी भैया समझ में इतनी बात। ये सारे हथियार लड़कों पे यूज होते हैं, क्या बात करते हैं, मतलब हथियार महिलाओं के इस्तेमाल किस पे होते हैं, महिलाओं पे, पुरुषों पे होते हैं, महिलाओं पे ज्यादा होते हैं। अब लड़का होगा तो भाई ऐसे ना, है ना भाई, मान लेते हैं ऐसे कोई भी लड़का होगा घर का, है मान लेते कोई भी ऐसे शैतानी कर रहा है, मान लेते हैं काना शैतानी कर रहा है, तो मम्मी थोड़ा ना पिटती कानों को, मम्मी के लिए तो दुलारे होते बेटा, पापा पकड़ गए धै बुत धै कौन है, और यहाँ तो पता नहीं होता कहाँ लग रही है कॉप्चे में ले जाकर कोई देख ना रहा, मम्मी भी लगे वहां ले जाके इधर उधर से पता नहीं कहाँ से लात घुसा रहे हो, डंडा पंडा भी पता नहीं टूट जा रहे हैं, वैसी वाली सिचुएशन होती है। याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, किस जाति पर कई कारकों के प्रभाव से नई जाति का उद्गम होता है, ये सिद्धांत बच्चों क्या है, जल्दी से बताइए। हाँ जी जल्दी से बताइए सारे बच्चे, किस जाति पर कई कारकों के प्रभाव से नई जाति का उद्गम होता है, ये सिद्धांत बच्चों किसके द्वारा दिया गया है, तो नव डार्विनवाद इसे कहते हैं, नव डार्विनवाद आप इसे कहते हैं। भी आपके सवाल के यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा बच्चों। चलिए भैया अगला सवाल देखें, सवाल सफेद लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, सफेद लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, जल्दी से बताइए सारे बच्चे। हाँ जी भैया काना भी लड़की है, मुझे क्या पता है काना लड़की, मैं तो बस एक लड़का मान के कह रहा हूँ, मुझे क्या पता है, अब काना के नाम से अब कैसे लड़का ही लगेगा ना, कई बार ऐसे धोखे हो जाते हैं, कई बार ऐसे धोखे हो जाते हैं, है ना। हाँ जी हाँ लड़की भी मम्मी की दुलारी हो रही है यार, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मतलब एक जनरल व्यू बता रहा हूँ, जनरल व्यू है ना, एक जनरल व्यू की बात चल रही है, ठीक है। चलो भैया तो यहाँ पर बात करते हैं, सफेद लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है,
सफेद लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह? जल्दी से बताइए सारे बच्चे भैया, किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? सफेद लिली के बारे में बात करें तो भैया इटली का है। कहां का भैया? इटली का। मतलब बात करेंगे भी आपके सवाल के यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। कनाडा की बात करें तो मैपल लीफ हो जाएगा बच्चों। कनाडा की बात करें तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? मैपल लीफ। आप क्या समझो कौन सा? मैपल लीफ है ना, मैपल लीफ आप यहाँ पर कहते हैं जो अगर कनाडा के आप लोगों से चल सकते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का अगर बात करें राष्ट्रीय बच्चे यहाँ पर बात करें राष्ट्रीय चिन्ह अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। ऑस्ट्रेलिया का क्या हो जाएगा? बैटल हो जाएगा। इसी तरीके से स्पेन का आप लोगों से पूछ सकते हैं ईगल। स्पेन का क्या हो गया? ईगल होगा ना। स्पेन का बच्चा क्या हो जाता है दोस्तों? ईगल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर राष्ट्रीय चिन्ह की आपसे यहाँ पर चर्चा की जाए। अगर एक बात बताइए जापान का, आपके भाई एग्जाम में कई बार पूछा है पड़ोसी देशों को टारगेट करके कई बार पूछते हैं कि जापान का राष्ट्रीय चिन्ह का बच्चा यहाँ पर आपको मिलेगा गुलदाउदी है ना। क्या मिलेगा दोस्तों? गुलदाउदी। आप कैसे जापान पे क्या मिलेगा आपको? गुलदाउदी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से न्यूजीलैंड में आपको बच्चों क्या मिलेगा? कीवी मिलेगा। इसके अलावा यूके में आपको बच्चों क्या मिलेगा? यहाँ पर भी आपको कीवी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। यूएसए में गोल्डन रोड मिलेगा बच्चों। यूएसए में क्या मिलेगा? गोल्डन रोड मिलेगा। आप चाहे तो लिख सकते हैं यूएसए में बच्चों क्या मिलेगा है ना, गोल्डन रोड। आप कहते हैं दोस्तों क्या? गोल्डन रोड आप इसे कहते हैं ना। ठीक है। तो याद रखेंगे सवाल का राइट आंसर क्या होगा? इटली आपके सवाल के यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल कहता है क्या? फ्रीडम पार्टी है ना। फ्रीडम पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी है? फ्रीडम पार्टी। हाँ जी, पूजा दागल गुलदाउदी। बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। जल्दी से बताइए सारे बच्चे किसके बारे में हम बात करें। हाँ जी, जल्दी से बताइए सारे बच्चे क्या होगा आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में आपको देखने को मिलेगी। समझ भैया। फ्रांस में बात करें सोशलिस्ट पार्टी मिलेगी। नेशनल फ्रंट आपको यूनियन में देखने को मिलेगी। ये सब फ्रांस में मिलेगी। आपके सवाल का राइट आंसर क्या है? श्रीलंका आपके सवाल का राइट आंसर। फ्रीडम पार्टी बच्चों कहां पर मिलेगी? श्रीलंका में आपको देखने को मिलेगी। अगर आपसे चर्चा करें बच्चों श्रीलंका का पुराना नाम अगर मैं आपसे पूछूं, श्रीलंका का पुराना नाम आप लोगों से पूछूं क्या होता है? श्रीलंका का पुराना नाम, श्रीलंका का पुराना नाम कई बार आपके एग्जाम में पूछा चुका दोस्तों, क्या होगा यहाँ पर? सीलोन हो जाएगा। श्रीलंका की अगर राजधानी आप लोगों से पूछी जाए, श्रीलंका की अगर दोस्तों राजधानी पूछी जाए तो क्या हो जाएगी? श्री जयवर्धने कोट्टे। क्या हो जाएगी दोस्तों? श्री जयवर्धने कोट्टे। श्री जयवर्धने कोट्टे दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगी? आपकी राजधानी हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, चाइना का आधिकारिक नाम क्या है? चीन का ऑफिशियल नेम, चीन का अगर आधिकारिक नाम आप लोगों से पूछा जाए, चीन का अगर आधिकारिक नाम दोस्तों आप लोगों से पूछा जाए तो आप क्या जवाब यहाँ पर देंगे? तो याद रखिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है ना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आप इसे कह सकते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आप इसे कह सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछा सकता है नेपाल का ऑफिशियल नेम। तो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल, नेपाल का ऑफिशियल नाम है। नेपाल की राजधानी काठमांडू जो कि बागमती नदी के किनारे पर है। ठीक है भैया। बाकी अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल क्या कहता है? सी आपके सवाल के यहाँ पर सही जवाब। सवाल देखते हैं बच्चों। 49वीं समानांतर रेखा किन देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा है? जल्दी से बताइए। 49th पैरेलल लाइन के बारे में आपसे पूछा जाए तो क्या होगा आपके सवाल के यहाँ पर राइट आंसर? हाँ जी, रूस और फिनलैंड के बीच में कौन सी सीमा रेखा आप मुझे बताएंगे? मैनरहीम कैसे बच्चों? कौन सी? मैनरहीम आप इसे कहते हैं। इसी तरीके से आपसे पूछे भारत जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी बच्चों? हाँ जी, हिंडनबर्ग आप कहते बच्चों? कौन सा? हिंडनबर्ग आप इसे कह सकते हैं। इसी तरीके से आपसे भारत और चीन के बीच में कौन सी मिलेगी? मैकमोहन रेखा देखने को मिलेगी दोस्तों। कौन सी? मैकमोहन रेखा। सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी आपके सवाल के यहाँ पर सही जवाब है। 49th पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब समानांतर रेखा, मतलब समानांतर रेखा मतलब आपका अक्षांश रेखा। जो आपकी अक्षांश रेखा है वही तो समानांतर रेखाएं होती है। जो आपकी अक्षांश रेखाएं दोस्तों वही तो समानांतर रेखाएं होती है। तो यहाँ पर आपके सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपके सवाल के यहाँ पर सही जवाब। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर क्या दे रहे हैं? बेहतरीन जवाब दे रहे हैं दोस्तों। इसी तरीके से आप लोग क्या देते रहेंगे? यहाँ पर जवाब देते रहेंगे। समझे बच्चों? बहुत ही शानदार भैया, बेहतरीन सारे बच्चे यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर जवाब देते रहेंगे। ठीक है बच्चों। हाँ जी, खुशी, बहुत अच्छे भैया। सी आपका राइट आंसर है। ध्रुव, प्रीति सिंह, तुमने क्यों मुताल किया भाई? है जी। हाँ जी बच्चों, समझे बच्चों? तो कुल मिला के याद रखेंगे सी आपका राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। सवाल के हाल ही में समुद्री क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किस मिसाइल को नौसेना ने शामिल किया बच्चों? जल्दी से बताइए। अच्छा, लड़कियों से प्यार न करना, हीरे की तरह दिखती है और क्या लिखा? खीर की तरह चुभती है, तीर की तरह। वाह वाह वाह। आप ही की तो तलाश थी बच्चों, यही तो तलाश कर रहे थे अपने दिन से कि कब आप आए और ये दिव्य ज्ञान देके जाए जिसकी ने बहुत ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद बोल दो यार, धन्यवाद बोल दो है जी। तुम्हारा ही तो इंतजार था कब आप आए और ये इनके जो है इनके दिव्य चक्षु खोल जाए बच्चों के। आइए कभी स्पेशल सेशन करवा लगवाते हैं आपका। पढ़ाई वढ़ाई से लेना देना कुछ है नहीं है। कमेंट करवा लो देखने से खतरनाक बहुत ज्ञान लिए बैठे हैं। गड़बड़ बस ये नहीं हो पा रहा क्योंकि ज्ञान ये वाला ज्यादा लिए बैठे। कूट दे जाओगे पकड़ के, पढ़ लो चुपचाप, नालायक हो। याद रखें बच्चों किसके बारे में बात करें? सारे के सारे बच्चे बताइए। सारे के सारे बच्चे बताएंगे बच्चों किसके बारे में बात करें? आईएएस, हाँ जी, मार्मू गांव के बारे में बात करें। कुल मिलाकर डी आपके सवाल के यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। समझे बच्चों इतनी बात या नहीं? हाँ जी, तो प्रोजेक्ट 15B के तहत बच्चों ने बनाया जा रहा है। किसके तहत बच्चों? प्रोजेक्ट 15B के तहत इन्हें बनाया जा रहा है। इतनी बात आप लोगों को पता होना चाहिए जो खूब से पढ़ा है। हाँ जी, चलिए भैया। हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 कब जारी की गई? विश्व मलेरिया रिपोर्ट आपकी कब जारी की गई आपको बताना बच्चों, तो याद रखेंगे 8 दिसंबर को आपका रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है भैया। अगला सवाल लेते हैं बच्चों। चलिए काम करते हैं, सवाल को मुझे आप होमवर्क के तौर पर बता दीजिए, है ना। इस बार